Hi friends, good morning all. So I'm back with GST CA intern and we were doing with chapter registration chapter. क्या start किया था last batch या last lecture में registration chapter start किया था. Hope you with me. Okay, registration हमने क्या पढ़ा कि बॉस until and unless आप registered नहीं हो, you are not authorized to collect tax one. And second में एक और चीज पढ़ी until and unless आप registered नहीं हो, you are not even authorized to take ITC. That means to collect tax you have to be registered. To take ITC you have to be registered. Am I clear? Am I clear? From the next part यहाँ पे no centralized registration. There is nothing called as centralized registration in GST. State wise registration लेना compulsory. हमें के लिए बट यस अगर आपकी एक स्टेट में ही 4 ऑफिस है तो आप चाहो तो चारों का एक कॉमन रजिस्ट्रेशन ले सकते हो जिसमें आप एक को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करोगे, बाकी सबको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करोगे और आप चाहो तो चारों प्लेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हो इवन इन द सेम स्टेट्स. बट यस इफ यू टेक रजिस्ट्रेशन डिफरेंट रजिस्ट्रेशन इवन इन द सेम स्टेट दैट मीन्स यू विल बी कॉल्ड एज डिस्टेंट पर्सन. डिस्टेंट पर्सन का मतलब होता है जो सेम पैन नंबर है बट डिफरेंट जीएसटी नंबर. तो इस केस में आप डिस्टेंट पर्सन को भी क्या दे रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो इट विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 हमने पढ़ा था. Am I clear? रिमेंबर तो डिस्टेंट पर्सन को देना से मतलब इन दैट केस सेम स्टेट में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना तो आपको बहुत थॉट देना चाहिए कि लेना है कि नहीं लेना है. Am I clear? राइट. फिर हमने सेक्शन 22 स्टार्ट किया. सेक्शन 22 किसकी बात करता है? रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर द मोमेंट योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs in a financial year. The moment aggregate turnover exceeds 20 lakhs in a financial year, you will have to apply for registration. Am I clear? Am I clear? I hope you with me. फिर हमने पढ़ा स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ये 20 lakhs की लिमिट has been reduced to 10 lakhs. And now special category states as per constitution there are 11 special category states, but for section 22 there are only 4 special category states. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा. तो इन चार के लिए लिमिट क्या रहेगी? 10 लाख. अगर आपके 2 ऑफिस है, एक मणिपुर में एक महाराष्ट्र में है, तो इफ यू हैव अ सिंगल ऑफिस इन एनी ऑफ द 4 स्टेट्स योर लिमिट विल रिड्यूस टू 10 lakhs. और ये जो है एग्रीगेट टर्नओवर है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इन कंपोजिशन स्कीम चैप्टर. वी विल बी रिवाइजिंग इट टुडे आल्सो. ओके देन हमने पढ़ा कि बॉस अगर आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स हो, एक्सक्लूसिवली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स हो, तो आपके लिए 20 lakhs की लिमिट कैन एक्सीड बट नॉट मोर देन 40 lakhs एज पर सम टर्म्स एंड कंडीशंस. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ये 20 lakhs की लिमिट क्या कर सकते हैं? 40 lakhs कर सकते हैं. मतलब इन दैट केस योर रजिस्ट्रेशन विल बी लिमिट कितना रहेगा? 40 lakhs. है मैं क्लियर? ओके पर उसमें क्या पढ़ा? इट शुड बी एक्सक्लूसिवली इनटू गुड्स. It should be exclusively into goods. पर हाँ फिर हमने इसके नीचे पढ़ा कि अगर जो बंदा एक्सक्लूसिवली इनटू गुड्स है और एक सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है, कौन सा सर्विस कर रहा है? बाय वे ऑफ एक्सचेंजिंग डिपॉजिट, लोन्स, एडवांसेस, जिसके रिटर्न में उनको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है. तो भले ये वाली सर्विस दे रहा है, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिवली सप्लाई इनटू गुड्स, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है बॉस. आज एक बंदा बहुत कॉमन है, बिजनेस के साथ साथ उधारी पे पैसा देता ही देता है, कोई कैश रहता है, कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा rather than keeping in bank or at home. It makes no sense. तो people do give loans advance और बिजनेस भी लोन्स एडवांसेस के नाम पे ही चलता है. मैं घर से पैसा लेके ना आऊं, मैं लोन्स एडवांस ले लूं. मैंने बैंक से ना लिया, मैंने आपसे ले लिया, आपने मेरे को लोन्स एडवांसेस दे दिया है, अब आप उस पर मुझे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो इंटरेस्ट आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई. तो आप तो बेसिकली सिर्फ गुड्स की सप्लाई में ही थे और आपने सिर्फ मुझे लोन दिया, तो आप वो बोलते हो कि नहीं आप तो सर्विसेज भी देते हो तो आपको 40 lakhs का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इट इज रॉन्ग. मतलब तो 40 lakhs का बेनिफिट कब मिलेगा? कि नॉर्मली इफ यू आर ओनली इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर ओनली इनटू सप्लाई ऑफ गुड एक्सेप्ट लोन्स एडवांसेस को छोड़ के, तो आपको 40 lakhs का बेनिफिट मिल जाएगा. पर उसमें कुछ कंडीशंस है कि किन किन को 40 lakhs वाला टर्नओवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अगर आपके ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. सेकेंड, the one who are into supply of ice creams or edible ice, whether including cocoa or not, pan masala and tobacco manufacturing substitutes, उनको नहीं मिलेगा.
सेकेंड इंट्रा, सी बेसिकली ये जो 40 lakhs का बेनिफिट है वो मिलने भी किसको वाला था, सिर्फ इंट्रा को ही मिलने वाला था, क्योंकि इंटर तो सेक्शन 24 में आता है, क्योंकि इंटर तो सेक्शन 24 में आता है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो रिस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24। तो अगर आप पे 24 एप्लीकेबल हो रहा है तो एज इट इज 22 एप्लीकेबल होगा ही नहीं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो नाउ अगर मैं इंट्रा कर रही हूं, अगर मैं क्या कर रही हूं, इंट्रा कर रही हूं, और इंट्रा सपोज मैंने ये 10 स्टेट्स में किए, within अरुणाचल प्रदेश, within मणिपुर, within मेघालय, within मिजोरम, within नागालैंड, within पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, तो मुझे इस केस में 40 lakhs का बेनिफिट नहीं मिलेगा। Am I clear? Am I clear? तो थोड़ा सा अपन इसका एनालिसिस, ओके नेक्स्ट पॉइंट पढ़ के इसका एनालिसिस बाद में देखते हैं कि जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, वॉलेंट्री का मतलब जिस पर 22 भी नहीं लग रहा है, जिस पर 24 भी नहीं लग रहा है, ना 22 लग रहा है ना 24 लग रहा है, फिर भी उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, करवाओ, कोई मना नहीं करेगा, तो वो फिर 40 lakhs के लिए क्यों वेट कर रहा है? उसको 10 lakhs भी नहीं हो रहा है, 20 lakhs भी नहीं हो रहा है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करवाना है। Am I clear? Am I clear? तो हमने फिर एक लिस्ट बना ली थी, हमने एक लिस्ट बनाई थी, टोटल 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। Am I clear? तो इसमें से हमने 4 अलग कर लिए और 7 अलग कर लिए, राइट? ये ऐसे याद करना, पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले को, मतलब ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनको याद करना, उसके बाद बचे अदर स्टेट्स, तो अदर स्टेट्स में ये 3 ऐसे याद करना, पुडुचेरी, तेलंगाना, पुडुचेरी एंड तेलंगाना इस लिस्ट में है, पुडुचेरी एंड तेलंगाना इस लिस्ट में, एंड दे आर नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, दे आर नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। एम आई वेरी क्लियर? इस केस में इनको ऊपर 40 lakhs का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको 20 lakhs में काम करके देना पड़ेगा। एम आई क्लियर? रेस्ट सबके लिए 40 है अगर आप गुड्स में हो तो, और आप सर्विसेज में भी हो, गुड्स में भी हो, या सिर्फ सर्विसेज में हो तो 20 lakhs। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो इस पर बेस हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप वी हैव रिवाइज्ड व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर। एम आई क्लियर? अब हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? बस बॉस उन्होंने क्या बोला, द मोमेंट योर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs और 10 lakhs और 40 lakhs एज द केस में भी, द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs और 10 lakhs और 40 lakhs एज द केस में भी। आई होप विथ मी। इन दैट केस एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या होती है? दिस डेफिनेशन इज गिवन एज पर CGST एक्ट। तो CGST एक्ट का टैक्सेबल सप्लाई मतलब ये इंट्रा होगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? जो एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 11 और जो नील रेटेड है या जो नॉन GST सप्लाई है, ये तीनों की तीनों एग्जम्प्टेड में आ जाएंगे। एम आई क्लियर? एक्सपोर्ट्स किया आपने या इंटर स्टेट सप्लाई किया, और ये सब कुछ क्या होगा? पैन, जिसका जहां आपका अलग अलग GST नंबर है, तो सबका पैन नंबर अगर सेम है तो सबको मर्ज करके लिया जाएगा। मतलब अगर मेरे 10 स्टेट्स में ऑफिस है तो 10 स्टेट का अलग अलग 20 lakhs देखा नहीं जाएगा, सबको मर्ज करके देखा जाएगा। इसमें क्या ऐड नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई के अंदर टैक्स होता है, क्योंकि वो इनवॉइस वैल्यू होता है। तो अगर 1,18,000 है तो उसमें से 18,000 निकाल दो तो कितना बचेगा? 1 लाख। मुझे 1 लाख लेना है। एम आई क्लियर? तो CGST हो कि SGST हो कि UTGST हो कि IGST, मुझे सब निकाल देना चाहिए, और कंपेंसेशन सेस भी निकाल देना चाहिए। और अगर मैं टैक्स पे कर रही हूँ एज रेसिपेंट, क्योंकि RCM लग रहा है, तो वो मेरा सप्लाई नहीं हो, मेरा परचेस है। If I'm paying tax as recipient, that is not my supply, that is my purchase. Again, just paying tax. So normally who pays tax? Supplier. Normally who pays tax? Supplier. But here I am paying tax as recipient. In that case, that will not be added in my aggregate turnover. Am I clear? Am I clear? हाँ, अगर कोई सप्लाई मैंने किया है, मेरा ही सप्लाई है, तो उस पर आपको टैक्स भरना है क्योंकि RCM लग रहा है, तो वो मेरा ही सप्लाई माना। सी जब मैं परचेस के ऊपर RCM पे मेरा सप्लाई नहीं है तो वो सप्लाई किसका है? जिसने बेचा है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ऐसे भी हम लोग सप्लाई के अंदर टैक्स का एलिमेंट ऐड नहीं करते हैं। तो अगर A ने B को माल दिया है और B टैक्स पे कर रहा है तो वो सप्लाई किसका माना जाएगा? A का ही माना जाएगा, और वो A के वैल्यू में ऐड होगा। एम आई क्लियर? Can I go ahead? Can I go ahead?
Okay. Outward supplies taxable under reverse charge would continue to be part of the aggregate turnover of the supply of such supplies. है मैं क्लियर? अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को थोड़ा सा और एनालिसिस किया है. एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल द ब्रांचेस विद द सेम पैन. ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है कि सारे ब्रांचेस जिसका जीएसटी नंबर अलग अलग है पर पैन नंबर सेम है, सबका टोटल एग्रीगेट, नाम से क्लियर है, एग्रीगेट टोटल. हमें क्या हमारा आईसीआईबी क्या होता है, आपका एग्रीगेट कितना है, आपका टोटल चारों का मिला के कितना हुआ. आई होप अंडरस्टैंड नाउ. एग्रीगेट दिस इज वेरी कॉमन फॉर सीए स्टूडेंट्स. इंडिविजुअली कितने आए, एग्रीगेट आपका कितने बने. मैं क्लियर? नेक्स्ट, आउटवर्ड सप्लाईज टैक्स ऑन आरसीएम टू बी इंक्लूड इन द टर्नओवर सप्लाई. मैंने अभी बताया कि बॉस मैं सप्लाई कर रही हूं पर आरसीएम लग रहा है, आपको टैक्स भरना पड़ रहा है, फिर भी वो मेरा ही सप्लाई माना जाएगा. मैं क्लियर? तो अगर सपोज मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूं और मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूं और उस पर टैक्स किसको भरना है, कंपनी को भरना है. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द लिस्ट ऑफ आरसीएम. वी आर द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस. दिस वीक आई विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस. Am I clear? We are on the verge of completing the syllabus. Am I clear? So we have already studied the list of RCM. We have already studied the list of RCM. और जो लिस्ट है वो क्या है, एक्सक्लूसिव लिस्ट है, मतलब उसके अलावा कुछ भी नहीं है. Am I clear? In that case, अगर मैं किसी कंपनी की डायरेक्टर हूँ और मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉय होती तो हमारे बीच में एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयड का रिलेशनशिप होता. एन एम्प्लॉय गिविंग सर्विसेज टू एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल 3. मैं क्लियर? तो अगर मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, दैट मीन्स आई एम गिविंग सर्विसेज और उस सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा तो कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, आरसीएम लगेगा, वो सप्लाई किसका माना जाएगा, डायरेक्टर का माना जाएगा. Then aggregate turnover to include all supplies made by taxable person whether on his own account or made on behalf of all his principals. क्या लिखा है, Mohini Enterprises has appointed Mrs. Best Folds and Associate as its agent. मतलब ये कौन है, प्रिंसिपल है और ये कौन है, एजेंट है. All the supplies of goods made by Mrs. Best Folds and Associate as agent of Mohini Enterprise will be included in the aggregate turnover of Best Folds and Associate. will also be मतलब वो मोहिनी का भी माना जाएगा और बेस्ट फोर्ड का भी माना जाएगा. will also be included in the aggregate turnover of Best Folds and Associates. Supply of goods by job worker to be included in the supply principal. See, principal है, प्रिंसिपल ने काम किसको दिया है, जॉब वर्कर को दिया. नॉर्मली जॉब वर्कर क्या करता है, उस पर जो काम करना होता है वो काम करता है, वापस माल प्रिंसिपल को दे देता है. वापस माल किसको दे देता है, प्रिंसिपल को दे देता है. होप यू गेटिंग मी? किसको दे देता है, प्रिंसिपल को दे देता है. पर अज्यूम करो अगर हो सकता है वो जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से माल बिक गया, वहीं से माल बिक गया, तो वो जॉब वर्कर का सप्लाई नहीं माना जाएगा. वो किसका सप्लाई माना जाएगा, प्रिंसिपल का सप्लाई माना जाएगा. प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा, ना कि जॉब वर्कर के. बस जॉब वर्कर तो क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है. जॉब वर्कर तो क्या चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, जॉब चार्जेस. Basically, a better word is job charges from whom? Principal. So job charges is the aggregate turnover of that job worker. Am I clear? Am I clear? Getting me? तो क्या लिखा है, supply of goods after completion of job work by a registered job worker shall be treated as supply of the goods of the principal and the value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered job worker. वो job worker के turnover में add नहीं होगा, वो किसके turnover में add होगा, वो principal के turnover में ही add होगा. Next, value of exported goods, services, exempted goods, services, interstate supply between distinct person having the same PAN to be included. बॉस अपन ने पढ़ाई है, अगर आई सपोज A and B दोनों कौन है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो अगर ये एक दूसरे को भी माल दे रहे हैं तो भी ये एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड होगा. Am I clear? Can I go ahead? Okay. तो फास्ट चल रही हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है. नाउ सेक्शन 22 ही चल रहा है हमारा. पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस. अंडरस्टैंड करना, जीएसटी क्या है, पैन बेस. जीएसटी क्या है, पैन बेस है. अगर आपका पैन चेंज हो रहा है, ये दिमाग में भरना, अगर आपका पैन चेंज हो रहा है
तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना ही पड़ेगा, ये दिमाग में क्लियर रखना। अगर पैन चेंज हुआ तो अमेंडमेंट इन जीएसटी नंबर नहीं होता है, अमेंडमेंट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे आज ही। अमेंडमेंट इन जीएसटी नंबर नहीं होता है, यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेश जीएसटी नंबर बिकॉज पैन इज चेंज। Why? Because GST is PAN based. Because GST is PAN based. तो क्या मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब मैं बिजनेस बेच रही हूँ, गेट माय पॉइंट। मतलब एक नया ओनर आ जाएगा, नया बंदा आएगा, एक ट्रांसफरर होता है, एक ट्रांसफरी होता है, एक ट्रांसफरर होता है जिसने ट्रांसफर किया, एक ट्रांसफरी होता है जिसने खरीदा है। इन दैट केस अगर मैं बिजनेस ट्रांसफर कर रही हूँ तो बट नेचुरल है, नया बंदा आया, नया पैन नंबर को तो नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। हमें क्लियर? तो क्या लिखा है देखो, पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफरी टू ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन। ये दिमाग में बहुत क्लियर कर लेना, कुछ भी एग्जाम में पूछे यू हैव टू इवैल्यूएट वेदर PAN is changed or not. If PAN is changed, then there is no amendment. You have to apply for fresh GST number. But if business is transferred, whether on account of succession or any other reason to another person as going concern. See, succession का मतलब होता है as in succession. That means, for example, X father है, Y में भी डेथ हो गई है, तो प्रॉपर्टी किसको चली गई? उनके सन को चली गई। Am I clear? When a person is transferred, when a business transferred on account of succession or any other reason, मैंने बेच दिया, am I clear? To another person as a going concern, क्योंकि अब वो बिजनेस चलाने वाले, the transferee or the successor, am I clear? बिजनेस बेचने में ट्रांसफरी वर्ड यूज होता है और सक्सेशन के केस में सक्सेसर यूज होता है। टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट, कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ विद ऑफ सच सक्सेशन ऑफ और ट्रांसफर। am I clear? am I clear? क्या बोला है? इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट, मतलब आपको उस दिन से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 डेज में अप्लाई करना है, 30 डेज में अप्लाई कर दिया तो ये दिन आपका इफेक्टिव डेट माना जाएगा। 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, सी आज सपोज ट्रांसफर किया है, आज सपोज ट्रांसफर किया, टुडे सपोज, टुडे इज व्हाट डेट? आई थिंक सेकंड, नो 3rd of August. Oh yes, forgot. हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, 3rd of August. Am I clear? In that case, आज ट्रांसफर हुआ है तो आज के 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर दो। अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो ये आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और अगर आपने 30 डेज में अप्लाई नहीं किया, सपोज आपने 9 सितंबर को अप्लाई किया, 9 सितंबर मतलब ऑटोमेटिकली मोर देन 30 डेज। Am I clear? तो जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट सबको मिला, सपोज 15 सितंबर को मिला, तो 15 सितंबर इफेक्टिव डेट, 15 सितंबर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। Am I clear? सेकेंड, ट्रांसफर हुआ है पर्सन टू स्कीम ऑफ अमालगमेशन और डीमर्जर। एक कंपनी और बी कंपनी मर्ज होकर ए बी बन गई, तो बट नेचुरली ए बी बन गई है तो नया पैन नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। डीमर्जर, एक कंपनी टूट के बी और सी बन गई, तो मर्जर एंड डीमर्जर, डीमर्जर का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। तो एक कंपनी डीमर्ज होकर बी एंड सी बन गई, अब बी अलग से अपना फॉर्म करेगी, सी अलग से फॉर्म करेगी, तो दोनों का अलग अलग नंबर होगा, तो अलग अलग पैन नंबर होगा, तो अलग अलग जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रांसफरी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, कब रजिस्ट्रेशन करवाना? फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, द मोमेंट आप अमेलगमेट करते हो, ए कंपनी एंड बी कंपनी मर्ज होकर ए बी बन गई, आपको इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा एज पर कंपनीज एक्ट, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। Am I clear? Getting my point? अगर आपने डीमर्ज कर लिया, एक कंपनी को डीमर्ज करके बी एंड सी बना दिया, तो बी एंड सी को अपने आप को क्या करवाना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, am I clear? When the business is transferred pursuant to sanction of a scheme or arrangement for amalgamation or demerger of two or more companies, pursuant to an order of high court or tribunal। ये क्यों किया है? ट्रिब्यूनल का या हाई कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए किया। The transferee is to be registered with effect from date when ROC, Registrar of Companies, issues a certificate of registration। I hope I'm very clear। हाई कोर्ट ने बोला, ट्रिब्यूनल ने बोला आपको मर्ज करना पड़ेगा या आपको डीमर्ज करना पड़ेगा। ओके, अब उनके ऑर्डर्स को तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप मर्जर और डीमर्जर के बाद आप आपकी कंपनी को क्या करवाओगे? इनकॉर्पोरेट करवाओगे। जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं करवाते तो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है।
मैं क्लियर? तो आप आरओसी के पास जाके, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके आप अपनी कंपनी को क्या करवाओगे, इनकॉर्पोरेट करवाओगे। तो जिस दिन आपने अपनी कंपनी को क्या करवाया है, इनकॉर्पोरेट करवाया है, उस दिन यू आर लाइबल टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। तो उसके 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। एम आई क्लियर? 30 डेज के अंदर आपने अप्लाई, नॉट रजिस्ट्रेशन, अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दिया तो जिस दिन सर्टिफिकेट आया वो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अगर आप 30 डेज के अंदर अप्लाई नहीं किया, उसके बाद किया, तो जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेंगे उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। Am I clear? Is section 22 very clear? Is section 22 very clear? Am I clear? Basically section 22 ने 20, 10, 40 कब लगेगा ये बताया है। फिर उन्होंने ये बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा बस। क्योंकि अगर मैं एग्रीगेट टर्नओवर का ही अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया, अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर का ही अंडरस्टैंडिंग गलत हो गया तो मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन गलत हो गया तो मेरा डिसीजन गलत हो जाएगा कि मुझ पे 20 आया कि नहीं आया, 10 आया कि नहीं आया, 40 आया कि नहीं आया। Am I clear? ओके, नाउ पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 23 ने बोल दिया है इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। बात खत्म। फर्स्ट, पर्सन एंगेज exclusively in the business of supplying of goods or services not liable to tax or wholly exempt to tax। फर्स्ट, मेरा पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल पंप पे जीएसटी लगता ही नहीं, आई एम एक्सक्लूसिवली इनटू दैट ओनली। Am I clear? या मैं ऐसे बिजनेस में हूँ जो एक्सक्लूसिवली मतलब जो एग्जम्प्टेड है और मैं एक्सक्लूसिवली उसी में हूँ और इसके अलावा मैं और कोई बिजनेस करती नहीं हूँ, तो मैं नंबर लेके क्या करूँ यार, क्योंकि मैं तो जीएसटी चार्ज करूंगी नहीं क्योंकि मैं एग्जम्प्टेड में हूँ या मैं ऐसे हूँ जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है और मैं उसके अलावा कुछ और नहीं करती, आई डोंट हैव अ सेकंड बिजनेस। तो क्या लिखा है, एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। As per section 23, any person engaged exclusively in the business of supplying goods or service or both that are not liable to tax or wholly exempt to tax। Not liable to tax का मतलब होता है non GST supply like alcoholic liquor for human consumption and petroleum products, या जो exempted हम जो section 11 of CGST पढ़ के आए, shall not liable for registration। Example, Madhur Oils Punjab is exclusively engaged in supplying petrol। Supply of petrol is not liable to GST। I hope you know, remember this। Thus और exclusively से पेट्रोल में ही है। Thus Madhur Oils is not liable to registration as it's engaged exclusively in supplying goods wholly exempt from tax, yeah, which is not liable to GST। First point clear? Second point, an agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land। तो पहले हम देखते हैं बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, एग्रीकल्चरिस्ट। तो 2 मिनट बाद में एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं बट क्या बोला है, अगर मैं ओपनली समझू तो फार्मर टू द एक्सटेंट वो क्या कर रहा है, सप्लाई प्रोड्यूस मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक फार्मर है जो किसका सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसने व्हीट, उसने पोटैटो, उसने टमाटो का सप्लाई किया, तो वो किसका सप्लाई कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सप्लाई कर रहा है। तो उस केस में उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे हमें कुछ समझना पड़ेगा। क्या लिखा है, ये बहुत से अभी तक इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन आया नहीं है, तो यू नेवर नो कब पूछ सकते हैं। An agriculturist to the extent of supply of produce out of cultivation of land is also not liable to registration। लिखा है एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन क्या, एग्रीकल्चर मीन्स एन इंडिविजुअल और एन एचयूएफ, ये दिमाग में रखना। आज मैं या कोई एचयूएफ है वही एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आएंगे। अगर आप कंपनी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, तो आप इस डेफिनेशन में नहीं आते हो। आप डेफिनेशन में नहीं आओगे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। Who undertakes cultivation of land, जो लैंड का क्या करते हैं, कल्टिवेशन बाय ओन लेबर या or by the labor of family or by servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the family। से क्या लिखा है, by own labor, खुद ही कर रहे हैं, या by labor of family मतलब फैमिली मेंबर्स करवा रहे हैं, या सर्वेंट्स रखे, वेजेस पे रखे, गेट योर पॉइंट, ऑन वेजेस या हायर्ड लेबर्स। एम आई क्लियर, मतलब लैंड उनका है और वो किसी से हेल्प करवा के कल्टीवेशन करवा रहे हैं। From the above definition, it is clear that the benefit of not being liable to registration is applicable or is only restricted to agriculturists who are individuals and HUF।
If agriculturist is also engaged in any other supply other than supply produce out of possession of land, he shall be liable for registration based on applicable threshold limits. You understand? ये benefit कब मिलेगा? जब वो सिर्फ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस करता हो, सिर्फ सप्लाई प्रोड्यूस करता हो. अगर वो प्रोड्यूस के अलावा कुछ और भी सप्लाई करता है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा. एग्जाम्पल देखो, Bandhu is an agriculturist engaged in cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. He was exclusively in supply of wheat cultivated in his field in the previous year. Previous वो सिर्फ wheat का ही काम करता था. Previous वो सिर्फ किसका काम करता था? Wheat का ही काम करता था. I hope you with me. Yes. कोई problem नहीं आता. I can't see any problem as of now in my place. Hello. It's full volume going on. Just check again. क्या लिखा है? देशबंधु की बात चल रही है. देशबंधु is an agriculturist engaged in cultivation of wheat in his field in the state of Punjab. The state of Punjab. He was exclusively engaged in supply of wheat cultivated in his field in the previous year. Previous year. सिर्फ वो किस में थे? Wheat में थे. I hope you're with me. Only in wheat. Thus, he was not liable for registration as he was exclusively engaged in supply of produce out of agriculture of land. पिछले साल तक वो सिर्फ wheat का ही काम करते थे. I hope you're with me. अब इस साल जवाब देना. इस साल उन्होंने wheat और rice दोनों स्टार्ट कर दिया. इस साल उन्होंने wheat and rice दोनों स्टार्ट कर दिया. मुझे बताओ क्या उसको अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? यस और नो. इस साल उन्होंने wheat and rice दोनों स्टार्ट कर दिया. क्या उनको अब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? यस और नो. एंड इफ यस, व्हाई? इफ नो, व्हाई? I'll stop after this example and I'll check it and I'll start again. बोलो बोलो जल्दी बोलो. If yes, why yes? Give me a reason. मैंने पढ़ाया है. If yes, why yes? I want a reason. ये because rice is not exempt from GST तो कोई reason ही नहीं है. Reason दो मुझे क्यों? Why no? Why no for rice? You give me wrong reason. Answer पता होना sufficient नहीं है अगर reason याद नहीं हो तो. Exactly. Because rice is not an agriculture produce. Paddy is agriculture produce. पढ़ाया था मैंने. Paddy is agriculture produce. Rice is not an agriculture produce. जब मैंने exemption chapter पढ़ाया था. Am I clear? Am I clear? तो देखो क्या लिखा है. In the current year, decides to start trading the rice apart from supplying his wheat produce. Its turnover in the current year is rupees 32 lakhs from supply of wheat produce and 9 lakhs from trading of rice. Now, पहली बात तो rice है तो रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ेगा, पर राइस एंड व्हीट दोनों क्या है? गुड्स है. तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बंदे पे 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख क्या लगेगा. तो पंजाब में है. पंजाब मेरे उस लिस्ट में नहीं आता. विद इन पंजाब बोला मतलब इंट्रा कर रहा है. इन द स्टेट ऑफ पंजाब मतलब इंट्रा कर रहा है और सिर्फ गुड्स में है. और ये 40 लैक्स की मुझे एक लिस्ट है कि इसके बीच में नहीं होना चाहिए. पंजाब नहीं है तो इसके लिए बेनिफिट क्या होगा? 40 लैक्स का. And 32 plus 9 together becomes 41 lakhs. So he has to go for registration. Am I clear? Am I clear? Yes. Am I clear? Okay.